नमस्कार दोस्तों, मैं विजय AB99 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं बताने वाला हूं क्लास 10th के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं अगले वीडियो में क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था, वह उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊंगा और उसके आंसर के साथ। आइए हम लोग देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, रंध्र किसे कहते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य वायवीय भागों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पौधे का जो पत्ती होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और लिखा हुआ है अन्य वायवीय भागों। अन्य वायवीय भागों का मतलब, कहने का मतलब है जैसे पौधा होता है, पौधे की ये पत्तियां हैं, पौधे की पत्तियां में तो पाया जाएगा, उसके साथ इस तने में भी पाया जाता है, लेकिन पत्तियां में अधिक पाया जाता है और इस तने में कम पाया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग देखें रंध्र कहाँ पर होता है, तो रंध्र कुछ इस प्रकार से होता है। ये है पत्ती, ये है पत्ती, और पत्तियों में छोटा छोटा जो होता है क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। इस रंध्र के द्वारा जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोगों का गैस कैसे जाता है, हमारे मुख के द्वारा अंदर जाता है और उसके बाद मुख द्वारा ही बाहर आता है। लेकिन पौधों में कहाँ किसके द्वारा होता है, तो वो होता है रंध्रों द्वारा होता है। जैसे लिखा हुआ है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। यानी कि जो ये रंध्र होता है इसी के द्वारा पौधे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव का उत्सर्जित तंत्र क्या है। हम लोग को बताना है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और मानव का उत्सर्जी तंत्र क्या है या उत्सर्जी अंग क्या है, तो इसके बारे में हमको बताना है। तो जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला हानिकारक पदार्थ एवं अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के द्वारा बनने वाला हानिकारक पदार्थ और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन को हम लोग बिल्कुल सिंपली से ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हम लोग संतरा है एक लेकर आए 1 किलो खरीद करके, तो उसमें से जो चीज़ हमारे फायदे के लिए होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि उसका जो अंदर का पार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं, उसका छिलका क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे ही हम जब भोजन खाते हैं तो भोजन में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, वो हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है। बाकी जो बचा पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देता है शरीर, और बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और मानव में सबसे मुख्य उत्सर्जी जो अंग होता है वो होता है किडनी। आइए हम लोग देखते हैं आगे। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। कहने का मतलब है कि मनुष्यों में जो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ निकलते हैं वो होता है किडनी होता है। क्या होता है, किडनी होता है। ये किडनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस वाले भाग को हम लोग, जो ये खाली खाली स्थान दिख रहा है, इसको हम लोग पेल्विस के नाम से जानते हैं। और जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये बिंदु क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। और ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, ये नली, इसको हम लोग मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्या होते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। और जो ये आपको बी शेप में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। और जो लास्ट वाला ये लाइन है इसको हम लोग बालकुट कहते हैं। ये एक परत नहीं, ये 3 परत का होता है। कैसा होता है, इसके ऊपर भी परत होता है, 3 परत के होते हैं, इसको हम लोग बालकुट कहते हैं। सबसे मेन जो होता है किडनी का पार्ट होता है वो होता है नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के द्वारा ही हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसमें जो भी पदार्थ है, जैसे खून का छन्ना और भी जो क्रियाएं होती हैं जो हम खाते पीते हैं वो किसके द्वारा होता है, वो नेफ्रॉन के द्वारा ही होता है। इसके बारे में भी हमको डिटेल से पढ़ना है कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से बताऊंगा, जो कि अगले लेक्चर में बताऊंगा कि नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए।
हमको यहाँ पर पुष्प की संरचना के बारे में बताना है, यानी कि पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, फूल के पार्ट के बारे में बताना है, इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ अधिकतर पौधे के पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उसके फूलों में कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले का नाम है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो होता है, हम लोग कभी कभी जब फूल को तोड़ते हैं तो फूल का जो हरा वाला भाग होता है, जैसे फूल का जो सबसे निचला स्तर होता है वो क्या होता है? हरा हरा होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। जैसे अगर हम इस चित्र में दिखाना चाहें तो ये जो हमारा है ये क्या है? कैलिक्स है। कैलिक्स मतलब बाह्य दलपुंज है। क्या है? बाह्य दलपुंज। उसके बाद में आता है दूसरा जो आता है वो आता है दलपुंज, कोरोला जिसको कहते हैं। उसके ऊपर हरे वाले जो फूल होता है उसके जस्ट ऊपर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग गुड़हल का फूल लेते हैं तो सबसे पहले हमको कौन सा मिलेगा? पत्ता हरा हरा दिखेगा। फिर उसके बाद में हमको कैसा दिखेगा? लाल लाल दिखेगा। जो लाल पौधा होता, जो लाल फूल का पत्ता होता है, जो लाल फूल का पत्ता होता है उसको हम लोग दलपुंज या फिर कोरोला के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसको कोरोला कहते हैं, हिंदी में दलपुंज कहते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि जो सबसे नीचे वाला हरा हरा भाग होता है, ये जो होता है हरा हरा भाग होता है, चारों तरफ से फूल के चारों तरफ लगा होता है, इस प्रकार से कुछ लगा होता है। अगर हम लोग जब काट के देखते हैं तो इस प्रकार होता है, इसके बाद में फूल निकला होता है। तो ये जो हरा हरा भाग होता है नीचे का, सबसे नीचे का जो हरा हरा भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद जो लाल लाल भाग होता है, लाल लाल पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। कोरोला या फिर हम लोग हिंदी में दलपुंज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो भाग आता है वो आता है पुमंग। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। पुमंग क्या है इसके बारे में अच्छे से पढ़ना हमको, क्योंकि ये पुमंग जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आप इस क्लास 10th में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है पुमंग के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। ये जो भाग होता है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये भाग, इसको हम लोग पूरे भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ये क्या होता है? फूल का नर भाग होगा। क्या होता है? नर होता है, मेल होता है। जो फूल होता है, फूल में 2 भाग पाए जाते हैं, एक नर भाग और एक मादा भाग। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नर भाग कहते हैं। देखो इधर भी दिखाई दे रहा है और इसके बगल में एक छोटा सा भी दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? इसको हम लोग पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। इस एंड्रोसियम के भी 3 पार्ट पाए जाते हैं। कितने पार्ट पाए जाते हैं? 3 पार्ट। जो सबसे ये लंबा सा भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिर उसके बाद में जो सबसे ऊपर ये दिखाई दे रहा, गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं, एंथर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो लंबा भाग है फिलामेंट या हिंदी में पुतंतु के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में ये जहाँ से ये फिलामेंट और ये जुड़ता है, ये वाला पार्ट है यहाँ पर जुड़ता है, इसको हम लोग कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। क्या है? योजी या फिर कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये क्या हुआ? ये हम लोग कहेंगे मेल भाग है। क्या है? मेल है, नर भाग है। क्या है? नर भाग है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है जिसको हम लोग जायांग के नाम से जानते हैं। ये होता है फीमेल भाग। क्या होता है? फीमेल, यानी कि मादा भाग होता है। ये पुष्प में कैसा पाया जाता है? मादा भाग होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग गायनोसियम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गायनोसियम के नाम से जानते हैं। ये जो हमको पार्ट दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, अब जो ये हमको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ ये बीच वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। और इसके भी 3 भाग पाए जाते हैं। इस गायनोसियम के भी कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। ये जो हमको यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से हमको एक लंबी सी संरचना दिखाई देती है। इस लंबी सी संरचना को हम लोग स्टाइल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वर्तिका के नाम से। हिंदी में वर्तिका और इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। अक्सर लड़कियां स्टाइल दिखाती हैं तो ये समझ लो कि ये भी फीमेल पार्ट है, यानी कि मादा है, इसीलिए स्टाइल दिखा रहे, देख लो स्टाइल। फिर उसके बाद में ये जो होता है ऊपर वाला भाग, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भाग, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो होता है फीमेल का
ऊपर वाला पार्ट होता है जिसका नाम होता है वर्तिकाग्र। और फिर उसके बाद में ये अगर यहाँ से हम लेकर जाएं तो ये वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र। ये वाला जो भाग है ये क्या है? वर्तिकाग्र। इसके ऊपर बिंदी दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में भी बताते हैं बिंदी क्या है। और लास्ट में हमको ये उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ऐसे गोल भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पुष्प का अंडा होता है, फूलों का अंडा जो होता है इसमें पाया जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओवरी कहते हैं। ये होता है फूलों की संरचना, यानी कि पुष्प की संरचना। इन सभी के बारे में हमको जानना था कि पुष्प की संरचना में क्या है। तो पुष्प की संरचना के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? पहले को हम लोग कैलिक्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कोरोला, या उसी को हम लोग वर्तिका के नाम से जानते हैं। पहला जो होता है कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, दूसरा जो होता है लाल लाल पार्ट होता है, अगर हम लोग देखें तो क्या होता है? कोरोला होता है। और जो सबसे मेन पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं, यानी कि पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। पुमंग जो होता है ये मेल पार्ट होता है, यानी कि पुरुष होता है, यानी कि कहने का मतलब है नर होता है। और जो लास्ट एक पार्ट होता है जो सबसे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है जायांग। ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। लेकिन जब हम लोग गुड़हल के फूल में देखते हैं तो ये हमको कुछ दूसरी तरह दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है जैसे फूल ये निकला होता है, फूल के बीच में ऐसे लंबी सी दिखाई देती है, और फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ऐसे ये होता है, ऐसे पीला पीला। और इसके ऊपर ये 5 होता है। कितना होता है? 5। कभी देखना जाके इस पर कितना होता है? 5 होता है। ये जो पांचों होता है ये फीमेल पार्ट होता है। कैसा होता है? फीमेल होता है। ये जो ऊपर का वर्तिकाग्र आपको दिखाई दे रहा है ये 5 हैं, ये 5। और जो ये छोटे छोटे पीले पीले होते हैं हम लोग देखते हैं जब गुड़हल के फूल में, तो ये पीला पीला दिखाई देता है। ये जो पीला पीला भाग दिखाई देता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ये एंथर। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, सॉरी एंड्रोसियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ये जो गुड़हल का फूल है जो नीचे हरा हरा दिखाई दे रहा, हरा हरा, वो क्या है? वो है कैलिक्स। और जो उसके ऊपर रेड रेड दिखाई दे रहा है वो है कोरोला। और उसके ऊपर जो ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है पीला पीला, वो वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है? हमारा एंड्रोसियम है, यानी कि पुतंतु है, सॉरी एंड्रोसियम यानी कि पुमंग है। और जो ऊपर 5 दिखाई दे रहे होंगे ये क्या है? गाइनोसियम के पार्ट है। क्या है? गाइनोसियम के पार्ट। इसके बाद में हमारा लास्ट में आता है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लैंगिक जनन क्या है। क्या है? लैंगिक जनन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। और उसके बाद में ये पुष्प की संरचना। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इन सब के क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। सारे क्वेश्चन पहले लिखवा दिया हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन और उसके आंसर दोनों साथ में लिखवा रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर लिखना। और इसका चित्र, हाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको चित्र जरूर बना के आना है। सबसे बढ़िया बात, यानी कि सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा करेक्टर, जो सबसे अच्छा गुण है वो है कि आपको एग्जाम में चित्र बना के जरूर आना है। 2 लाइन कम लिखो लेकिन चित्र जरूर बना के आना है। तो इसलिए ये किडनी का भी चित्र बना दिया हूँ, ये फूल की संरचना का यानी कि पुष्प की संरचना का बना दिया हूँ। फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है लैंगिक जनन के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन क्या है। ये लिखा हुआ है लैंगिक जनन। बिल्कुल सिंपल सी बात, अलैंगिक और लैंगिक मैं समझाना चाहता हूँ। लैंगिक जनन जो होता है इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, एक होता है नर और एक होता है मादा। जिस जनन की प्रक्रिया में 2-2 जनक की आवश्यकता होती है, 2-2 जनक की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक ही जनक से बच्चे हो जा रहे हैं यानी कि प्रजनन हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जनक नर व मादा, 2 जनक नर व मादा की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है।
यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, दो दो जनक की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और जिस जनन की प्रक्रिया में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है ये कई प्रकार से होता है, जैसे खंडी भ्रूण, पुनरुद्ध भ्रूण, और फिर द्विखंडन, विखंडन, ये सब होता है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। यहाँ पर सिर्फ बताया कि लैंगिक जनन क्या है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोगों के जनन के लिए क्या होता है, एक मादा होती है और एक नर होता है, इससे हम लोगों का जनन होता है। और भी अदर जीवों में हम लोग देखें, जैसे कि मंकी में, इसमें भी नर होता है, मादा होता है। अगर इस पुष्प की ही बात किया जाए तो इसमें भी तो एक, यह दिख रहा है हमको, ये मादा पार्ट है, ये जो हम बीच में है क्या है, मादा पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायांग के नाम से जानते हैं। दूसरा ये वाला जो लंबा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नर भाग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। अब बहुत सारे जीव हैं जिसमें ये फूल होता ही नहीं है, उसमें कैसा होता होगा, उसमें अलैंगिक जनन होता होगा। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं बताना चाहता हूँ, कायिक जनन किसे कहते हैं। ये बार बार क्वेश्चन देखा हूँ, पूछता है कि कायिक जनन क्या है। तो कायिक जनन भी जो है एक प्रकार की अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जो हम लोग अगले वीडियो में कायिक जनन के बारे में यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी का नाम एक और भी होता है, कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। यहीं पर हमारा लेक्चर अब समाप्त होता है। और यदि आपको कहीं भी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10 यानी कि आप लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके क्वेश्चन और साथ साथ आंसर भी हम लोग देखेंगे।